सर आपने बुलाया? हाँ आओ बैठो। अब तो मुझे सर बोलना बंद करो। अब तो दामाद हो, मुझे पापा बोला करो। आपकी बात ठीक है, लेकिन यह तो ऑफिस से है ना, तो ऑफिस में आपको पापा बोलने में मुझे अजीब लगेगा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि मेरी बेटी ने तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर चुना है। वो मेरी इकलौती बेटी है, इसलिए मुझे भी उसकी बात माननी पड़ी। पर अब मैं यह चाहूंगा कि शादी के बाद तुम मेरे साथ इस कंपनी को संभालो और मेरे घर में मेरी बेटी और मेरे साथ रहो। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन मेरे लिए यह सब एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं खुद मेहनत करके भूमिका को खुश रख सकता हूं, और अगर मैं आपके घर पर रहा तो मेरे पीछे मेरे परिवार का ध्यान कौन रखेगा? अरे तो उन्हें भी ले आओ ना, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं यह चाहता हूं कि शादी के बाद मैं मेरी बेटी और मेरे साथ रहे। एक पिता होने के नाते आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे नजरिए से यह चीज सही नहीं है। घर जमाई बनकर मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खो सकता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं शादी के बाद मैं ओमिका को हमेशा खुश रखूंगा। अब मैं चलता हूं, मुझे प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। अरुण सीधा अपनी डेस्क पर चला जाता है। तभी केबिन में ओमिका आती है। क्या बात हुई पापा? अरुण मान गया। वो नहीं माना अपने परिवार के साथ, तुम्हें भी उसी गरीबी में रखना चाहता है। मान जाओ मेरी बात, इससे लाख गुना बेहतर लड़का ढूंढूंगा मैं तुम्हारे लिए। आई नो पापा, लेकिन मैं अरुण से बहुत प्यार करती हूं और उसके सिवा किसी से शादी नहीं करना चाहती। तो फिर तो बेटा तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो उसके साथ जाकर उस गरीबी में रहो, या तो उसे घर जमाई बनकर रहने के लिए बोलो। ओमिका सीधा अब अरुण के पास जाती है। मैं जानता हूं ओमिका, तुम यहां क्यों आई हो। मेरा जवाब बदलेगा नहीं। हमारे साथ रहने में क्या प्रॉब्लम है? हम तुम्हारी फैमिली को भी ले चलेंगे ना। तुम्हारे पापा ने भी मुझसे यही कहा, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम मेरे कामयाब होने का इंतजार करो, या तो मैं जैसे रहता हूं वैसे ही रहना होगा। हमारी शादी में थोड़ा वक्त है, तुम चाहो तो सोच सकते हो। अरुण अपनी कंपनी के बॉस की बेटी से प्यार कर बैठा था, वह भी बिना किसी लालच के। ओमिका भी अब अरुण से काफी प्यार करती इकलौती होने की वजह से ना चाहते हुए भी मिथिलेश को इस रिश्ते के लिए मानना पड़ता है। अपनी खुददारी के चलते अरुण मिथिलेश का घर जमाई बनने से मना कर देता है, पर क्योंकि ओमिका अरुण से बहुत प्यार करती थी, इसलिए अब अरुण के साथ गरीबी में ही रहने के लिए राजी हो जाती है, और कुछ समय में अरुण और ओमिका की शादी हो जाती है। बहू, तुम्हारे नए घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे मायके जितना बड़ा और आलीशान तो नहीं है, लेकिन यहां सुकून की भी कमी नहीं है। चाची का लहंगा कितना ब्यूटीफुल है। मैं भी अपनी शादी में ऐसे ही लहंगा पहनूंगी। तुम्हें मेरा लहंगा इतना पसंद आया तो ठीक है, तुम्हारी शादी में मैं ऐसा ही लहंगा लेकर आऊंगी तुम्हारे लिए। तुम थक गई होगी ना, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले जाती हूँ। भावना ओमिका को उसके कमरे में ले जाती है। जहां वो बैठती है तो वहीं पीछे पीछे कमरे में अरुण भी आ जाता है। तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले? अरुण, तुम्हारे कमरे में तो एसी भी नहीं है, और ये टीवी कितना छोटा सा है, और यहां तो कबर्ड भी नहीं है। बेड भी कितना छोटा है। तुम्हें तो पता है ना कि मैं गरीब परिवार से हूं, फिर भी तुम यह सब कह रही हो। तुम्हें तो इन चीजों के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। वो तो है, लेकिन मेरे पास एक बढ़िया सशन है। क्यों ना मैं पापा से कहकर अपनी जरूरत का हर सामान मंगवा लूं, बेड, टीवी, एसी, सब कुछ। वैसे भी बहू तो दहेज लेकर आती है घर पर, तुमने मुझे उसके लिए भी मना कर दिया था। दहेज की जरूरत लालची लोगों को होती है, मुझ जैसे लोगों को नहीं। मैं जानता हूं तुम्हें एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं जल्द से जल्द तुम्हें हर वो चीज दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। यह भी कोई कहने की बात है। इसी तरह शादी का दिन गुजरता है। अगले दिन ओमिका जब तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है तो अपना छोटा सा ससुराल देखकर, इनके घर में तो सिर्फ 2 ही कमरे हैं, और एक और जितना बड़ा इनका घर है
उतना बड़ा तो हमारा ड्राइंग रूम है। अब ओमिका अपने गरीब ससुराल की रसोई में जाती है और देखती है कि यह इनका किचन है या किसी राजा महाराजा के जमाने की कोठरी। यहां तो मिक्सर, ओवन, इंडक्शन, चिमनी कुछ भी नहीं है। फ्रिज की जगह भी इन्होंने मटका रख रखा है। सिलबट्टा, मिट्टी का चूड़ा, स्टील के बर्तन की टोकरी, मसाले के डिब्बे या आटे का डिब्बा। ओ गॉड, खुद से क्या बातें कर रही हो, और अभी तक तुमने खाने की कुछ तैयारी नहीं की। पता है ना, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। जेठानी जी, सच में यह किचन ही है ना? यहां तो किचन अप्लायंसेस के नाम पर सिर्फ बर्तन रखे हुए हैं और यह मिट्टी का चूल्हा। मैं इस पर खाना कैसे बनाऊंगी? इससे पहले भावना कुछ बोलती कि तभी हाथों में गैस वाला चूल्हा लेकर सरला रसोई में आती है। ओमिका बहू, तुम्हें इस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यह देखो, मैं तुम्हारे लिए गैस वाला चूल्हा लेकर आई हूं। अरुण अभी बाहर से सिलेंडर ला ही रहा है। तुम इस पर आराम से खाना बनाना। मैं तुम्हारे साथ खाना बनवा देती, लेकिन इस हालत में मुझे डॉक्टर ने ज्यादा देर तक रसोई में रहने से मना किया। लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ जरूरत हो, पूछना हो, तो मैं बाहर ही हूं। अरुण गैस चूल्हा सेट कर देता है और अब सभी रसोई से बाहर आ जाते हैं। तो वहीं बिना किचन उपकरण के ओमिका के लिए खाना बनाना मारू जैसे बॉर्डर पर जंग लड़ने जितना मुश्किल था। अरे यार, ये चाकू से सब्जी कैसे छीलते? मुझे तो पिलर की आदत है, और तो और बिना सब्जी कटर के सब्जी कैसे काटूं? मेरे मायके के किचन में तो आटा गूंथने के लिए भी मशीन थी, लेकिन यहां तो हाथों से ही आटा गूंथना पड़ेगा। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने शादी से कुछ टाइम पहले थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख लिया, वरना मेरे ससुराल वाले क्या कहते। अब जैसे तैसे करके ओमिका चीजों को काटती है और हाथों से आटा गूंथती है। फिर पुया, मटर पनीर, गुलाब जामुन और वेज दम बिरयानी बनाती है, जिसे ले जाकर जब वह जमीन पर चटाई बिछा के बैठी सभी को परोसती है। तो माँ चाची ने तो कितना सब कुछ बनाया। मेरे फेवरेट गुलाब जामुन भी है। पता है, चाची माँ तो मुझे कभी गुलाब जामुन बनाकर नहीं देती, पर आप तो बहुत अच्छी हो। ये सब क्या है ओमिका? इतना बनाने के लिए किसने कहा था? क्यों भाभी, ये सब नहीं बनाना था क्या? ये सब तो मेरा फेवरेट है। मुझे लगा आप लोगों को भी पसंद आएगा। तुम अमीर घर से हो, तुम्हारे घर में इस तरह की चीज रोज बनाना आम बात है, लेकिन हम गरीबों के घर में इस तरह की चीज सिर्फ 30 त्योहार पर बनती है। खामखा तुमने कितने पैसे खर्च कर दिए होंगे। आलू की सब्जी और पूरी ही बना लेती। आइंदा ध्यान रखना इस बात का। मुझे लगा कि ये लोग मेरे इतने सब कुछ बनाने पर खुश होंगे, लेकिन ये तो खुश नहीं है। अपने ससुराल वालों की बातों को सुनकर ओमिका को थोड़ा बुरा लगता है, और अब ऐसे ही 10 दिन गुजर जाते हैं। सिलाई कर रही भावना बेड पर बैठी ओमिका से कहती है, जब से फोन पर लगी हुई है, कोई सूट वगैरह देख रही हो क्या? नहीं भाभी, वो क्या है ना, घर पर और रसोई की सफाई के लिए मैं ऑटोमेटिक मॉप और वैक्यूम क्लीनर देख रही हूं। ओमिका घर की सफाई के लिए कोई यह सब मंगवाता है। झाड़ू तो मैं आराम से लगा लेती हूं, और तुम भी अभी जवान हो तो पोछा लगाने में कैसे दिक्कत? कोई जरूरत नहीं है सब मंगवाने की। अरुण का खर्चा करवाओगी। तुम्हारे जेठ जी के जाने के बाद अरुण ही है जो पूरे घर को संभाले हुए हैं, इसीलिए थोड़ा खर्चे पर कंट्रोल करो। भावना की बात सुनकर उनका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वहीं शाम का मौसम काफी सुहाना हो रहा था, जिसे देख मेरा तो भाभी, ये सब नहीं बनाना था क्या? ये सब तो मेरा फेवरेट है। मुझे लगा आप लोगों को भी पसंद आएगा। तुम अमीर घर से हो, तुम्हारे घर में इस तरह की चीज रोज बनाना आम बात है, लेकिन हम गरीबों के घर में इस तरह की चीज सिर्फ 30 त्योहार पर बनती है। खामखा तुमने कितने पैसे खर्च कर दिए होंगे। आलू की सब्जी और पूरी ही बना लेती। आइंदा ध्यान रखना इस बात का। मुझे लगा कि ये लोग मेरे इतने सब कुछ बनाने पर खुश होंगे, लेकिन ये तो खुश नहीं है। अपने ससुराल वालों की बातों को सुनकर ओमिका को थोड़ा बुरा लगता है, और अब ऐसे ही 10 दिन गुजर जाते हैं। सिलाई कर रही भावना बेड पर बैठी ओमिका से कहती है, जब से फोन पर लगी हुई है, कोई सूट वगैरह देख रही हो क्या? नहीं भाभी, वो क्या है ना,
घर पर और रसोई की सफाई के लिए मैं ऑटोमेटिक मॉप और वैक्यूम क्लीनर देख रही हूँ। ओमिका घर की सफाई के लिए कोई यह सब मंगवाता है। झाड़ू तो मैं आराम से लगा लेती हूँ। और तुम भी अभी जवान हो तो पोछा लगाने में कैसे दिक्कत? कोई जरूरत नहीं है सब मंगवाने की। अरुण का खर्चा करवाओगी। तुम्हारे जेठ जी के जाने के बाद अरुण ही है जो पूरे घर को संभाले हुए हैं, इसीलिए थोड़ा खर्चे पर कंट्रोल करो। भावना की बात सुनकर उनका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वहीं शाम का मौसम काफी सुहाना हो रहा था, जिसे देख मेरा तो चिल्ली पनीर खाने का मन कर रहा है। फटाफट जाकर सबके लिए बना लाती हूँ। हमारे लिए रहने दे, अगर तुझे खाना है तो बना ले, फालतू में खर्चा हो जाएगा। इन लोगों को प्रॉब्लम क्या है? पैसे मैं खर्च कर रही हूं, फिर भी इन्हें दिक्कत है। अब अच्छा थोड़ी ना लगेगा कि मैं चिल्ली पनीर खाऊंगी और ये लोग मेरा मुंह देखेंगे। ओमिका भी अपना मन मार लेती है। ऐसे ही 1-2 दिन और गुजर जाते हैं। गली में आइसक्रीम वाला आया होता है। ओमिका और शीतल आइसक्रीम वाले के पास जाते हैं। चाची जी, मुझे बड़ा वाला कोन चाहिए। मुझे भी यह काफी पसंद है। भैया, यह बड़े वाले कोन 5 कर दीजिए। भाभी भाभी, अभी इसका जुकाम सही हुआ है। आइसक्रीम खाएगी तो बीमार पड़ जाएगी और कोई जरूरत नहीं इतने महंगे कोन लेने के लिए। 5 वाली आइसक्रीम ले लीजिए, काफी है। लेकिन इसमें तो कोई टेस्ट भी नहीं होता। महंगी कोन ज्यादा टेस्टी होती है। भाभी, फिर आप अपने लिए ले लीजिए। हम तो यह 10-5 वाली आइसक्रीम ही पसंद करते हैं। यार, क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को? इनकी वजह से बाहर बाहर मुझे भी अपना मन मारना पड़ता है। ना चाहते हुए भी ओमिका को भी अब 10 वाली आइसक्रीम ही खानी पड़ती है। रात के 11:00 बजे करीब अरुण जब ऑफिस से घर आता है तो आज भी आप लेट आए। क्यों इतना ओवरटाइम कर रहे हैं? तुम्हें तो पता है कि भाभी की डिलीवरी होने वाली है, तो उस वक्त पैसों की कमी ना पड़े, बस इसीलिए। और यह सब मैं उनके लिए लेकर आया था। अभी देकर आता हूं, तुम जब तक खाना लगा दो। उनके लिए सब लाने के लिए पैसे हैं। लेकिन जब मैंने सुबह पनीर के लिए बोला था तो इनके पास पैसे नहीं थे। जहां शुरुआत में ओमिका एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं अब धीरे धीरे ओमिका को अपने ससुराल वालों से प्रॉब्लम होने लगी थी। ऐसे ही किचन में, यह सब्जी तो 2 दिन पुरानी है, इन्हें फेंक देती हूँ। ये सारी सब्जियां कहां फेंक रही हो? तुम भी ना कुछ ज्यादा ही पैसे बर्बाद करती हो। अपने ससुराल वालों की इस तरह की कंजूसी को देखकर ओमिका काफी ज्यादा चिड़चिड़ी रहती। तो वहीं जब भी घर में कोई पैसे मांगता, अरुण उसे बिना सोचे समझे दे देता। यह ओमिका को बिल्कुल पसंद नहीं था। माँ जी, आप इस उम्र में सिलाई क्यों कर रही हैं? आपको किस चीज की जरूरत है? बस ऐसे ही बहू। सिलाई करना अच्छा लगता है तो मैं करती हूँ। सिलाई करके अच्छा खासा पैसा छाप रही है, लेकिन फिर भी घर में हर चीज मेरे पति के पैसों से आएगी। इस बार सैलरी मिलने पर खर्च के लिए अरुण ओमिका को थोड़े पैसे दे देता है, जिससे ओमिका अपने लिए एक मिक्सर लेकर आती है और खाना बनाते हुए यूज करती है। तभी सास आती है। यह देखिए माँ जी, कितनी बढ़िया मिक्सर है। एक बटन दबाते ही मसाला पिस गया, और यह चटनी भी। बहू, वो पैसे जरूरत के वक्त इस्तेमाल करने के लिए दिए थे और ये फालतू की चीज ले आई। मेरे खर्च के लिए दिए। मैं कुछ भी लाऊं और इससे आप लोगों का भी फायदा है। हमें मिक्सर का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिलबट्टे पर भी आराम से मसाला पीस सकते हैं। इन सब से ओमिका काफी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, इसलिए आज वो अपने पिता से मिलने अपने मायके जाती है और बेड पर बैठकर उन्हें सारी बात बताती है। बेटा, अगर यह सब रोकना चाहती हो ना, तो अपने पति को अपने इशारों पर नचा, वरना तेरी सास और जेठानी की बातों में आकर वो सारे पैसे उन्हीं पर लुटा देगा। अपने पिता की बातों में आकर अब ओमिका धीरे धीरे अरुण को उसके परिवार से दूर करने का फैसला लेती है। इतने में कमरे में बड़ा शौक है ना अपनी भाभी के लिए फल लाने का। अब दिखाती हूं कि फल लाने का क्या फल मिलता है। ओमिका भावना के लिए लाए हुए सेब में थोड़े बहुत खाती है और उन्हें कूड़े में फेंक देती है। बाद में जब कूड़ा फेंकने के लिए अरुण कूड़ेदान का डिब्बा देखता है तो फौरन ओमिका को बुलाता है। ओमिका, तुम तो जानती हो कि सेब कितने महंगे चल रहे हैं, फिर भी मैं भाभी के लिए लेकर आता हूं।
लेकिन यह भाभी ने किस तरह से सेब खाए हैं, आधे से ज्यादा तो बर्बाद ही कर दिए। वही तो आप उनके बारे में इतना सोचते हो और उन्हें आपकी मेहनत दिखती ही नहीं। यह देखकर अरुण को काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसी तरह अब कुछ समय और गुजर जाता है। तुमसे चाकू से सब्जी नहीं काटी जाती, लाओ मैं काट देती हूं। नहीं भाभी, अभी आप आराम करिए। घर के काम में तो आप मेरी इतनी मदद करवाती, रसोई की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। इतना कहकर ओमिका चाकू से सब्जी काट रही होती है कि तभी उसकी उंगली कट जाती है। इसीलिए कहा था मैंने कि भावना बहू को ही दे दे। अब काट ली ना उंगली, चल आजा हल्दी लगा देती हूं। सर ओमिका की उंगली पर हल्दी लगा देती है। शाम को जब अरुण कमरे में ओमिका की कटी हुई उंगली देखता है तो यह तुम्हारी उंगली कैसे कटी और उस पर हल्दी क्यों लगाई है? दवाई नहीं थी क्या? मांझी और जेठानी जी को पता है कि मुझे चाकू से सब्जी काटने की आदत नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती मुझसे चाकू से सब्जी कटवाते हैं, इसीलिए मेरी उंगली कट गई। और जब मैंने कहा कि मैं दवाई ले आती हूं तो उन्होंने मना कर दिया। अब क्या मेरे लिए इस घर में 30-40 की दवाई भी नहीं आ सकती? उन्हें ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लाता हूं। धीरे धीरे ओमिका अपने प्लान में कामयाब होती जा रही थी। ओमिका ने पानी का बर्तन गर्म करके रसोई में रख दिया था। अनजाने में सरला जब उस गर्म पानी को उठाती है तो उसकी उंगली जल जाती है और अब सरला बाहर आती है, जहां सब बैठे बात कर रहे थे, और आकर ओमिका को डांटने लगती है कि तभी काम से अरुण भी आ जाता है। और यह सब देखकर, क्या हुआ मां, आप ओमिका को डांट क्यों रही हैं? मैं मांझी को बताना भूल गई कि वो बर्तन गर्म है। उन्होंने गर्म बर्तन छू लिए और उनकी उंगलियां जल गई। बस इसीलिए ओमिका मांझी तुम्हारे अच्छे के लिए ही समझा रही, ताकि दोबारा ऐसी गलती ना हो। जब से मैं इस घर में आई हूं, हर चीज में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन हर कोई सिर्फ मुझे सुनाने में ही लगा रहता है। इतना कहकर ओमिका रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है। यह देखकर अरुण अपनी मां का हाथ देखने की बजाय ओमिका के पीछे आता है। प्लीज रोना बंद करो, मैं जानता हूं तुम बहुत कोशिश कर रही हो और मैं बहुत खुश हूं। चलो अब जल्दी से आंसू साफ करो, आज का डिनर हम बाहर करेंगे। ओमिका धीरे धीरे कर अब अरुण के कान भरकर उसके परिवार से उसे दूर कर रही थी। ऐसे ही एक दिन जब अरुण नाश्ता कर रहा था, भैया मुझे कॉलेज ट्रिप के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। इन फालतू चीजों के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। ट्रिप की बजाय पढ़ाई पर ध्यान दो। और भाभी मैं तो कह रहा हूं कि अब आप भी प्राइवेट क्लिनिक जाना छोड़ दीजिए। दवाई तो सेम सरकारी में भी मिल जाती है, तो क्यों पैसे खर्च करने? ये तू क्या कह रहा है? होश में तो है? मां मैं सही तो कह रहा हूं। भैया के जाने के बाद हर चीज मैंने ही संभाली है। मुझे भी तो अपने परिवार के लिए थोड़े पैसों की बचत करनी है। अरुण की इस तरह की बातें सुनकर भावना की आंखें भर आती हैं और वह वहां से चली जाती है। वहीं शाम को कमरे में बैठकर आज भी ओमिका अरुण के कान भरने में लगी हुई थी कि तभी इस बार नीतू ओमिका को यह सब करते हुए देख लेती है और सारी बात जाकर कमरे में बैठी अपनी मां और भाभी को बताती है। मैं तो जानती थी कि देवर जी ऐसे नहीं है, पर ओमिका ने यह सब कुछ क्यों किया? ताकि वो अरुण को हमसे दूर कर सके। अब जैसा बहू ने किया वैसा उसे भरना होगा। कुछ दिनों के बाद किचन में सास चाकू से सब्जी काट रही थी तो ओमिका आती है। मां जी, मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही हूं। मेरे फोन में बैटरी भी नहीं है और चार्जर भी खराब हो गए हैं, तो आप उन्हें बता दीजिएगा, आने पर मुझे लेट हो जाएगा। ठीक है बहू, आराम से जाना। शाम में जब अरुण ऑफिस से घर आता है, ओमिका कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। बाहर गई है क्या? पता नहीं भैया भाभी कहाँ चली गई। बिन बताए उनका फोन भी नहीं लग रहा है। अरुण भी ओमिका का काफी फोन ट्राई करता है, लेकिन उसका फोन बंद बताता है। रात के तकरीबन 10:00 बजे तक ओमिका घर आती है, जहां सब खाना खा रहे थे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? बिना बताए कहां चली गई थी और तुम्हारा फोन क्यों ऑफ था?
लेकिन मैं तो बाजी को बताकर गई थी कि मैं पार्टी में जा रही हूं और यह भी बताया था कि मेरे फोन में बैटरी नहीं है। बहू, क्या मजाक कर रही हो? तुमने तो मुझे कुछ नहीं कहा। ओमिका काफी हैरान थी। ओमिका की हरकत पर अब अरुण उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है। इसी तरह एक दिन गुजर जाते हैं और कमरे में बैठे हुए चाची कोई आपके नाम पर यह खाना देख कर गया है। ओमिका, तुमने बाहर से ऑनलाइन इतना महंगा फूड ऑर्डर किया है। यह पूरे 1,000 का खाना है। मैंने सच में कोई खाना ऑर्डर नहीं किया, तो इस पर तुम्हारा नाम क्यों है और पेमेंट हो रखा है? दरअसल यह सब नीतू ने किया था और ओमिका इस बात से पूरी तरह अनजान थी, जिसके चलते आज भी ओमिका और अरुण की काफी लड़ाई होती है। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और भावना धीरे धीरे करके घर और रसोई के सारे काम छोड़ देती है। ओमिका, जल्दी किचन में आओ। ये सब क्या है? रसोई इतनी गंदी क्यों पड़ी हुई है? सारे गंदे बर्तन बस यूं ही पड़े हुए हैं और तुमने खाना भी नहीं बनाया है। मैं तो सुबह से कपड़े धोने में लगी हुई हूं। खाना तो भाभी बनाती है ना। ओमिका, तुमने ही तो कहा था कि रसोई तुम संभालोगी। चलो कोई बात नहीं, मैं खाना बना देती हूं। भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिसने जिम्मेदारी ली थी वही करेगा। ओमिका की चालाकी धीरे धीरे उस पर ही उल्टी पड़ रही थी। इसी तरह कुछ समय गुजरता है और अरुण ओमिका को संभाल के रखने के लिए कुछ पैसे देता है, लेकिन ओमिका के ना होने का फायदा उठाकर सरला उन पैसों को कहीं और छुपा देती है। और जब ओमिका को समय पर पैसे नहीं मिलते तो मैं तो तुमसे परेशान हो चुका हूं। मेरी गलती थी कि मैंने तुमसे इतनी जल्दी शादी करी। काश मैं कामयाब होकर तुमसे शादी करता। अपनी जरूरत के लिए तुम अब घर के खर्चों में से पैसे लेने लग गई हो। सच में मैं नहीं जानती वो पैसे कहां गए। मैंने वो संभाल कर रखे थे। अरुण की यह बात सुनकर ओमिका को काफी हर्ट होता है और अब शाम में आंगन में बैठकर ओमिका खूब रोती है कि तभी वहां सरला, नीतू और भावना आती है। बहू, कब तक रोती रहेगी? चल अब चुप ही हो जा। माँ जी, मैंने सच में वो पैसे नहीं गायब करे। मैंने उनसे कोई भी चीज नहीं ली। मैं उन्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मैं जानती हूं बहू, वो पैसे तूने कहीं खर्च नहीं करे, क्योंकि वह पैसे मेरे पास ही है। अब पता चला कि कैसा लगता है जब कोई अपना अपने पर विश्वास ना करे, झगड़ा करे और दूर रहे। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? वो पैसे आपके पास है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उस दिन जब आप भैया को हमारे खिलाफ भड़का रही थी तो मैंने सारी बातें सुन ली थी। मुझे तो खुद यकीन नहीं हुआ। मैंने आकर सब कुछ माँ और भाभी को बताया और आपको सुधारने के लिए ही हमने यह सब किया। हम तुम्हारे और अरुण के बीच दूरियां पैदा नहीं करना चाहते थे। बस बताना चाहते हैं कि तुम जो कर रही हो वो गलत है। इनके गुजर जाने के बाद अरुण ने ही सबको संभाला है, इसीलिए मैं उसकी मेहनत की कमाई को समझती हूं और हमेशा तुम्हें फिजूल खर्ची करने से रोकती थी। तुम्हारे साथ साथ हमारा भी अच्छा खाने का मन करता है, लेकिन हमने सबसे पहले हालातों को देखा ना, कि अपने मन को। तुम्हें लगता है कि अरुण सारे पैसे हम पर लुटा रहा है। यह सच नहीं है बहू। उसने तुम्हें नहीं बताया कि वो एक अलग अकाउंट में तुम्हारे लिए पैसे जोड़ रहा है ताकि वह तुम्हारी जरूरत को पूरा कर सके। सारी बात जानकर ओमिका को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वह सबसे माफी मांगती है। तो वहीं अगले दिन ओमिका अपने पिता की कंपनी में खुद नौकरी करने के लिए जाती है। पापा, मैं भी इनकी तरह नौकरी कर मेहनत करके पैसे कमाऊंगी। पूरी कंपनी तुम्हारी है। भले तुम्हें मेहनत करने की क्या जरूरत है? बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें देता हूं। नहीं पापा, मैं मेहनत करके उनकी तरह पैसे कमाना चाहती हूं। आज मुझे मेरी जिंदगी की बहुत अच्छी सीख मिली है। ओमिका भी अरुण की तरह काम करती है, जिससे अब वो दोनों मिलकर गरीब रसोई घर को अमीर बनाते हैं। संगीत, अरे जानवी, खाना पानी पूरी नहीं निशा, बस अब मन नहीं है, तुम खाओ। अरे खाना यार। जानवी, केवल 2 ही तो पानी पूरी खाई है, तूने नहीं। साक्षी, तुम खाओ। ऐसे कैसे? हम खाएं भैया, आप 2 प्लेट और लगाइए। जानवी के लिए पानी पूरी। अरे नहीं नहीं भैया। तभी पानी पूरी वाला 2 प्लेट पानी पूरी लगाकर जानवी को दे देता है।
अरे यार, मुझे नहीं खानी है पानी पूरी। ये निशा साक्षी बिना। तभी अपनी अमीर सहेलियां निशा साक्षी के सामने गरीब जानवी वह दोनों प्लेट की पानी पूरी खाने लगती है। गरीब जानवी अपनी दो अमीर सहेलियों के साथ शहर के एक चौराहे पर खड़ी पानी पूरी खा रही थी। जानवी बहुत ही गरीब थी और निशा साक्षी बहुत ही अमीर थी। थोड़े समय बाद, भैया कितने पैसे हुए आपके? आपके 3 प्लेट के 39 हुए हैं। जानवी रहने देना तू, मैं दे देती हूँ पैसे। अरे नहीं नहीं, मैं देती हूँ। निशा तू तो जानती है ना हमारी यह सहेली जानवी कितनी खुददार है। यह हमें कभी किसी चीज के पैसे नहीं देने देती। तभी रोज की तरह आज भी जानवी अपने हिस्से के पैसे दे देती है। जानवी अपनी सहेलियों के साथ कहीं भी जाती थी तो वह अपने हिस्से के पैसे खुद ही देती थी। अच्छा जानवी, हम चलते हैं, मुझे घर पर कुछ काम है तो मिलते हैं बाद में। निशा और साक्षी वहां से चले जाते हैं। अब क्या करूं? मां की दवाई के पैसों की तो मैं पानी पूरी खा गई। पता नहीं कहां से मुझे साक्षी निशा मिल गए थे। अब मां की दवाई कैसे लाऊं मैं? जानवी के पास जो पैसे थे वो उसकी मां की दवाई के थे, जिसमें से आधे पैसों से जानवी पानी पूरी खा चुकी थी। तभी जानवी एक मेडिकल शॉप पर आती है और वहां से अपनी मां की दवाई लेती है। आपके ये 100 हुए हैं। मेरे पास तो 60 ही हैं भाई साहब। मैं ही 40 आपको कल दे दूंगी तो चलेगा। अरे नहीं नहीं बहन, हम उधार नहीं देते। मैं कल लाकर दे दूंगी ना आपको पैसे। मैं रोज आपसे दवाई ले जाती हूं, माफ कीजिएगा, पर हम किसी को भी उधार नहीं देते। आप पूरे पैसे लेकर आइए और दवाई लेकर जाइए। जानवी सड़क पर आती है। मना भी किया था मैंने निशा साक्षी को कि मुझे पानी पूरी नहीं खानी है, पर उन्होंने मेरी सुनी ही नहीं। अब मां की दवाई कैसे लूं? मां की दवाई लेना बहुत जरूरी है, वरना उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। पिताजी ने बड़ी मुश्किल से मुझे हुई 100 दिए थे। तभी जानवी को सामने एक बड़ी सी शॉप दिखाई देती है, जहां कुछ मजदूर ट्रक से अनाज की बोरियां उठाकर उस दुकान के अंदर ले जा रहे थे। तभी जानवी वहां आती है। भाई साहब, मुझे 40 चाहिए थे। क्या मैं यहाँ कोई काम करूं? आप 10 अनाज की बोरियां उठाकर दुकान में रख दीजिए, मैं आपको 40 दे दूंगा। तभी जानवी 30 किलो की एक अनाज की बोरी उठाकर दुकान में रखती जाती है। करीब 1 घंटे में जानवी 10 अनाज की बोरियां उस दुकान में रखकर उस मजदूर से 40 लेकर अपनी मां की दवाई लेकर उसी शहर में अपने छोटे से घर आती है, जहां जानवी के छोटे से घर में उसकी बीमार मां दामिनी चारपाई पर लेटी थी। दामिनी एक घातक बीमारी से जूझ रही थी। जानवी के इस छोटे से घर में एक चारपाई और दवाई लेती है। आपके ये 100 हुए हैं। मेरे पास तो 60 ही हैं भाई साहब। मैं ही 40 आपको कल दे दूंगी तो चलेगा। अरे नहीं नहीं बहन, हम उधार नहीं देते। मैं कल लाकर दे दूंगी ना आपको पैसे। मैं रोज आपसे दवाई ले जाती हूं, माफ कीजिएगा, पर हम किसी को भी उधार नहीं देते। आप पूरे पैसे लेकर आइए और दवाई लेकर जाइए। जानवी सड़क पर आती है। मना भी किया था मैंने निशा साक्षी को कि मुझे पानी पूरी नहीं खानी है, पर उन्होंने मेरी सुनी ही नहीं। अब मां की दवाई कैसे लूं? मां की दवाई लेना बहुत जरूरी है, वरना उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। पिताजी ने बड़ी मुश्किल से मुझे हुई 100 दिए थे। तभी जानवी को सामने एक बड़ी सी शॉप दिखाई देती है, जहां कुछ मजदूर ट्रक से अनाज की बोरियां उठाकर उस दुकान के अंदर ले जा रहे थे। तभी जानवी वहां आती है। भाई साहब, मुझे 40 चाहिए थे। क्या मैं यहाँ कोई काम करूं? आप 10 अनाज की बोरियां उठाकर दुकान में रख दीजिए, मैं आपको 40 दे दूंगा। तभी जानवी 30 किलो की एक अनाज की बोरी उठाकर दुकान में रखती जाती है। करीब 1 घंटे में जानवी 10 अनाज की बोरियां उस दुकान में रखकर उस मजदूर से 40 लेकर अपनी मां की दवाई लेकर उसी शहर में अपने छोटे से घर आती है, जहां जानवी के छोटे से घर में उसकी बीमार मां दामिनी चारपाई पर लेटी थी। दामिनी एक घातक बीमारी से जूझ रही थी। जानवी के इस छोटे से घर में एक चारपाई और मिट्टी का चूल्हा और कुछ ही बर्तन थे। तभी जानवी का पिता हरिया घर आता है। जानवी अपनी इन गरीब माता पिता के साथ बड़ी गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रही थी। उसका पिता उसी शहर के एक
कारखाने में कोई 100 रोज से मजदूरी करता है। दामिनी खाना नहीं बना क्या? मुझे जल्दी कारखाने जाना है। हाँ जी, बन गया है खाना। तभी थोड़े समय बाद तीनों अपने घर की फटी चटाई पर बैठकर दाल रोटी खाने लगते हैं। दामिनी श्यामू भाई बता रहे थे, एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। लड़का अपने शहर में ही रहता है, थोड़ा गरीब है पर परिवार के लोग अच्छे हैं। तो मैं सोच रहा था हम जानवी के लिए बात करते हैं। नहीं पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी है। ऐसे नहीं कहते बिटिया, हर लड़की को एक दिन शादी करके अपने मायके को छोड़कर जाना ही होता है। जी आप श्यामू भाई साहब से बात कीजिए। तभी रोज की तरह अपने कारखाने जाते जाते हरिया अपने दोस्त श्यामू से मिलता है और उसे अपनी बेटी के रिश्ते के बारे में बताता है। अगले दिन सवेरे हरिया, दामिनी और जानवी घर में थे। तभी श्यामू उसी शहर में रहने वाले एक रोहन नाम के गरीब लड़के और उसके माता पिता अजीत मानसी के साथ हरिया के घर आता है और दोनों परिवार में रोहन और जानवी के रिश्ते की बात चलने पर रोहन जानवी की शादी 4 दिन बाद की तय हो जाती है। थोड़े समय बाद रोहन और बात एंडर्ड उसके परिवार वाले वहां से चले जाते हैं। दामिनी, शादी को बहुत कम समय बचा है, हमें तुरंत तैयारियों में लग जाना होगा। अचानक अपनी शादी इतनी जल्दी तय होता देखकर जानवी दंग रह जाती है। रात का समय, तभी जानवी उसी शहर में निशा के बड़े से महल जैसे घर में आती है। निशा का घर बहुत ही बड़ा था, वह काफी अमीर परिवार की बेटी थी। तभी जानवी निशा को अपनी शादी की बात बताती है। क्या इतनी जल्दी ये सब कैसे हो गया जानवी? वो पिताजी के दोस्त लाए थे रिश्ता। तूने तो बड़ा ही खतरनाक सरप्राइज दिया यार मुझे। वो सब छोड़, मेरी शादी को बहुत कम समय बचा है, तो अब तू और साक्षी दोनों मेरी शादी की तैयारियों में लग जाओ। यार जानवी, माफ करना, पर मैं और साक्षी तेरी शादी में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमें 2 दिन बाद ही उदयपुर शहर जाना है। वहां हमें MBA में एडमिशन करवाना है और उसकी लास्ट डेट 3 दिन बाद की है। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों किसी और दिन चले जाना। ऐसा नहीं कर सकते जानवी, पापा ने पैसे ऑनलाइन पे कर दिए हैं। एडमिशन करवाने जाना बहुत जरूरी है, पर तू चिंता मत कर, हम बाद में तेरे ससुराल आएंगे ना तुझसे मिलने। तभी वहां साक्षी भी आ जाती है। साक्षी, निशा और जानवी ये तीनों बचपन की सहेलियां हैं। तभी थोड़े समय बाद जानवी अपने घर चली जाती है। उसके बाद 4 दिन बाद जानवी की शादी रोहन से हो जाती है और जानवी अपने एक कमरे के झोपड़े ससुराल में चली आती है। जानवी के ससुराल में उसकी सास, ससुर और उसका पति रोहन था। उनका ससुराल उसके मायके से भी ज्यादा गरीब था। रोहन उसी शहर में ईंटें बनाने वाली भट्टी पर हुए 100 रोज से मजदूरी करता था। अगले दिन सवेरे जानवी अपने झोपड़ी ससुराल में मिट्टी के चूल्हे पर चाय बना रही थी। उसके ससुराल में गैस नहीं था और मानसी, अजीत घर में पुरानी टूटी चारपाई पर बैठे थे। बहू, तुझे मिट्टी के चूल्हे पर चाय बनाने में तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? नहीं ससुर जी, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है इस चूल्हे पर चाय बनाने में। मैं अपने मायके में भी चूल्हे पर ही खाना बनाया करती थी। उसके बाद जानवी अपने गरीब ससुराल में एक बहू होने के सारे फर्ज बहुत अच्छे से निभाने लगी। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था और बरसात के आते ही रोहन का काम 4 महीने के लिए बंद हो जाता है। एक शाम कड़ाके की बारिश हो रही थी और बारिश का सारा पानी रोहन के झोपड़े, घर की कमजोर छत और टूटी खिड़कियों से घर के अंदर आ रहा था। मानसी, अजीत घर में चारपाई पर बैठे थे और जानवी, रोहन घर में आए पानी को बाहर फेंक रहे थे। बरसात के आते ही हमारी परेशानी शुरू हो जाती है। कब से कह रही थी मैं रोहन को कि घर की मरम्मत करवा ले। माँ, मेरी रोज की कमाई केवल है 100 ही है। अब मैं इतनी कम कमाई में क्या क्या करूं? करीब 2 घंटे बाद बारिश थम जाती है। तभी जानवी, रोहन सारा पानी बाहर फेंक कर गीले फर्श पर ही सो जाते हैं। अगले दिन रोहन शहर में काम की तलाश में चला जाता है, पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। अब रोहन का काम ना मिलने पर उसके परिवार के भूखे रहने के दिन आ चुके थे और बारिश के कारण उनके घर में
हर समय छत से पानी घर के अंदर आने लगा था, जिसके चलते रोहन और जानवी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। एक शाम सब घर में ही भूखे बैठे थे। ये बरसात के आने से हमारी तकलीफें तो कितनी बढ़ जाती हैं। मुझे तो कहीं भी काम भी नहीं मिल रहा जी। घर का सारा राशन खत्म हो चुका है और पास में पैसे भी नहीं है। अब क्या करें? क्या करूं जानवी? मुझे कोई राशन उधार भी नहीं दे रहा है, ना कोई पैसे दे रहा है। काम के ना मिलने से और घर में पैसा राशन खत्म होने से जानवी और सब काफी परेशान हो चुके थे। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं। जानवी अब आस पड़ोस वालों के घरों से थोड़ा बहुत खाना मांगकर लाने लगी और अपने बूढ़े सास ससुर को खिलाने लगी। एक दिन कड़ाके की बारिश हो रही थी और भूखे रहने से जानवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे बहुत कमजोरी और बुखार आ जाता है। जानवी घर में चारपाई पर लेटी हुई थी और घर के अंदर बारिश का सारा पानी आ रहा था, जिस कारण जानवी और सब घर में पानी में गीले हो रहे थे। यह सब क्या हो रहा है? हम गरीबों के साथ भगवान जी क्यों हमारे जीवन में ये बर्बादी आ रही है? अब हम बहू को डॉक्टर के पास कैसे लेकर जाएं? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। पैसे ना होने के कारण रोहन और उसके परिवार वाले जानवी को डॉक्टर के पास नहीं ले जा पा रहे थे। तभी उसी बारिश में बाहर साक्षी और निशा अपनी कार से आते हैं। दामिनी आंटी ने तो इसी घर का एड्रेस बताया था हमें कि यही जानवी का ससुराल है। जानवी इसी झोपड़ी में रहती है। तभी दोनों जानवी के झोपड़े ससुराल के अंदर आते हैं तो अंदर का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। घर में चारों ओर पानी ही पानी था और छत से लगातार पानी टपकता जा रहा था और जानवी जिंदा लाश की तरह घर में चारपाई पर लेटी हुई थी। जानवी तभी दोनों जानवी के पास आते हैं। अरे बाप रे जानवी, तुम्हें तो कितना तेज बुखार है और तुम इतने बुखार में पानी में भीगी पड़ी हो। साक्षी निशा तभी जानवी निशा साक्षी को अपने ससुराल की सारी गरीबी के बारे में बताती है। क्या हमारी सहेली इतना दर्द भरा जीवन बिता रही है? तो चिंता मत कर जानवी, अब हम आ गए हैं ना। रोहन जी, आप सब अपने इस घर को खाली करके हमारे साथ चलिए। मैं आपको अपने पिताजी की कंपनी में नौकरी भी दिलवाती हूँ और साथ में कंपनी की ओर से आपको एक अच्छा घर भी दिलवाती हूँ। तभी निशा, साक्षी, रोहन और उसके परिवार को लेकर उसी शहर के एक पक्के मकान में आते हैं और रोहन को एक कंपनी में नौकरी दिलवा देते हैं और जानवी का इलाज एक बड़े से हॉस्पिटल में करवाते हैं। कुछ दिन बाद जानवी की हालत अब ठीक हो चुकी थी। निशा, साक्षी, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? कोई जरूरत नहीं है हमारा धन्यवाद करने की जानवी, यह तो हमारा फर्ज था। अच्छा, अब तुम अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताओ। अपनी सहेली का जीवन संवार कर निशा और साक्षी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद रोहन रोज कंपनी में काम करके महीने के अच्छे खासे पैसे कमाने लगा और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अपना जीवन बिताने लगा। संगीत।